हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, अभी हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। और इन्फॉर्मेशन ये है कि गाइज, अभी जो आप करंट अफेयर सुनेंगे वो एक शॉर्ट में मैंने न्यूज आपको बताई, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आप एज अ सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस न्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो पूरी चीज मैंने यहाँ पर कवर की हुई है A to Z। बट ये न्यूज कवर करी है। बट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको न्यूज के साथ साथ जो न्यूज से जुड़े जो स्टैटिक पोर्शन जो होते हैं, जनरल स्टडीज के पोर्शन जो होते हैं, वो भी आपको कवर करना बहुत जरूरी है। तो मैंने बताया हुआ है कि उसमें क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप खुद से भी कवर कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर हर एक टॉपिक जो है वो मिल जाएगा न्यूज का। जो भी न्यूज मैंने अभी यहाँ पर कवर करी है उसका हर एक डिटेल में टॉपिक मिल जाएगा, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। राइट, डिटेल में करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। सो चलिए फिर, ये एक इंफॉर्मेशन शॉर्ट सी आपको देनी थी। और हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और पेड कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप 9713282838 पर व्हाट्सएप करके कोर्सेज की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देखेंगे तो आपको एक टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा। सो लेक्चर्स की PDF जो है वो टेलीग्राम के चैनल पर हम प्रोवाइड करा देते हैं। सो आप ये लेक्चर को जो है वो कवर करिए, और नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। गई सबसे पहली न्यूज है रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में। तो रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में बहुत अच्छे से आपको जानकारी, बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रपोजल रखा था एक नए कानून का, जिसका मेन मकसद ये था कि चाइना जो है जानबूझकर रेयर अर्थ मेटल के सप्लाई को जो रोक देता है, तो इसके एवज में यूनाइटेड स्टेट्स चाह रही है एक बिल के माध्यम से, एक कानून के माध्यम से, कि काफी सारी कंट्रीज जो है वो खुद ब खुद रेयर अर्थ मेटल्स को जो है वो प्रोड्यूस करें, उसका प्रोडक्शन करें, उसकी प्रोसेसिंग करें, जिससे कि कल को अगर चाइना जो है वो रेयर अर्थ मेटल्स के जो सप्लाई है उसको अगर ब्लॉक करेगा, तो सभी कंट्रीज के पास रेयर अर्थ मेटल्स अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि गाइज आपको बता दूं मैं कि आज की डेट में रेयर अर्थ मेटल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। रेयर अर्थ मेटल्स का उपयोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, नेशनल डिफेंस जैसे तमाम सेक्टर्स में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है रेयर अर्थ मेटल्स का। तो बहुत ज्यादा जरूरी है रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में आपको डिटेल में जानकारी हासिल करना है कि ये क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और इंडिया की क्या करंट पॉलिसी है रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर। और आपको मैं एक छोटा सा आइडिया दे दूं कि हमारी कंट्री के अंदर कौन सी कंपनी है जो कि रेयर अर्थ मेटल्स के प्रोडक्शन और उसकी प्रोसेसिंग के लिए इन्वॉल्व है। तो सिर्फ और सिर्फ IREL इंडिया लिमिटेड, जिसे पहले इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जो कि एक PSU है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर आती है। तो सिर्फ यही कंपनी हमारी कंट्री के अंदर है जो कि रेयर अर्थ जो मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, उनके प्रोडक्शन और उनकी प्रोसेसिंग के लिए इन्वॉल्व है। हालांकि हमारे पास उतनी ज्यादा मात्रा में टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसकी प्रोसेसिंग हम कर सकें, इसलिए रेयर अर्थ मेटल्स को हम लोग इंपोर्ट कराते हैं। हमारे पास रेयर अर्थ मेटल का रिजर्व है, अच्छा खासा रिजर्व है, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसकी प्रोसेसिंग करने के लिए, इसलिए हम चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर, अलग अलग कंट्रीज के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। राइट, और चाइना की मोनोपोली इस पर्टिकुलर एरिया में हमें देखने को मिलती है। तो इसको लेकर एक काफी अच्छा आर्टिकल था। अब गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर सेमीकंडक्टर स्कीम का देखने को मिला है। राइट, तो ये स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हमें देखने को मिलती है। इस स्कीम के माध्यम से हमारी कंट्री के अंदर, अभी ये न्यूज आया था कि हमारी कंट्री के अंदर 100 डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन कंपनीज जो हैं, स्टार्टअप जो हैं और MSME जो हैं, तो कहा जा रहा है कि उनसे एप्लीकेशन मांगी जा रही है कि जो भी कंपनी सेमीकंडक्टर की डिजाइन के लिए शुरू हो रही है, सेटअप हो रही है, तो मीटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। तो ये डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर क्या है, तो इसका एक बहुत अच्छा आइडिया आपको होना चाहिए। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं इसका बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड लगातार बार बार ये टॉपिक जो है वो न्यूज में हमें देखने को मिल रहा है। राइट, और नेक्स्ट न्यूज की हम लोग चर्चा करेंगे गाइस। तो नेक्स्ट न्यूज में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जैसे कि गाइस आपको पता होगा कि कुछ लोग भागकर शादी करते हैं, तो भागकर शादी जो लोग करते हैं तो उनके लिए क्या नियम है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का नियम हम लोग को देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली बताया जा रहा है कि जो कानून जो है इंटरफेथ मैरिज को गवर्न करने का, हमारी कंट्री के अंदर अंतर धार्मिक विवाह को नियंत्रित करने वाला जो कानून है, विशेष विवाह अधिनियम 1954, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इसको अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास चैलेंज किया गया है, न्यायालय में इसको चुनौती दी गई है इस कानून को। और 2021 में काफी सारी पेटिशन जो है वो फाइल हुई है कि इस कानून के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसको हटाओ, जिसको रद्द करो। तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हर एक पॉइंट, हर एक डिटेल जो है वो इस टॉपिक की आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अब गाइस नेक्स्ट टॉपिक जो था वो इंडिया रशिया पैसेक्स एक्सरसाइज से रिलेटेड हमें देखने को मिला था, और इंडिया और रशिया के बीच में भी पैसेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। इससे पहले हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी। एक्चुअली जब भी हमें लगता है कि किसी कंट्री के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे बिल्डअप हो रहे हैं, या हम किसी कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप को और मजबूत बनाना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो उस दौरान हम उस कंट्री की नेवी के साथ जो है वो पैसेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, राइट। और ये जो जो टॉपिक मैंने आप लोग को कवर करवाया था, पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप के बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो इंटरनेशनल रिलेशन की जो टॉपिक्स आते हैं मेंस में, तो उसमें इंडिया रशिया का अगर कोई टॉपिक आए तो इस टॉपिक में मैंने पूरी चीज है वो आप लोग के लिए एक्सप्लेन करके रखी हुई है। गाइस अभी रिसेंटली नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 प्रस्तुत किए गए थे, इसको लेकर ये टॉपिक था। बट आपको जो मेन चीज ध्यान में रखनी है वो 16 जनवरी ध्यान में रखना है कि 16 जनवरी को अब से हर साल नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व किया जाएगा, क्योंकि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो है वो सेटअप किया था, राइट। तो आपको स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के बारे में पता होना चाहिए, हमारी कंट्री के अंदर स्टार्टअप जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका एक प्रॉपर आपको आइडिया जो है वो होना चाहिए बेसिक सा। तो इसको लेकर ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिला था। कई जब बात करेंगे कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन के बारे में। एक्चुअली ये जो कमीशन है इसका काम ये है कि वर्ल्ड वॉर्स के दौरान जो भी लोग शहीद हुए थे, जिन लोगों की जान गई थी सोल्जर्स की, राइट, तो उनको जो है वो श्रद्धांजलि देना, उनको याद करना। और आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि नागालैंड का कोहिमा वॉर सिमेट्री जो हम लोग को देखने को मिलता है, कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान जो है वो अब इसकी लिस्ट में शामिल हो गया है। और इसने अभी रिसेंटली 5 साइट्स ऐसी हैं, 5 जगह ऐसी हैं जिसको ये कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन की लिस्ट में शामिल किया है। मतलब कि पूरे दुनिया भर में जो जो एरियाज होते हैं जो युद्ध के लिए जाने गए हैं, राइट, जाने जाते हैं, युद्ध के लिए रिकॉग्नाइज्ड है, तो उन एरिया की ये लिस्टिंग जो है वो तैयार करता है, राइट। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट आपको जो है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, और वो नागालैंड के कोहिमा के बारे में थोड़ा सा बस ध्यान में रखो आप, राइट। और बाकी कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन की बात करें तो 6 मेंबर कंट्रीज का ये कमीशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंश्योर करता है कि जिन भी लोगों की जो है वो जान गई थी वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो उनको नहीं भुलाया जाएगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, बस सिंपल सी। गाइज मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार को लेकर एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, राइट। तो इसमें बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी हुई थी कि किस प्रकार से हमारी कंट्री के अंदर मैरिटल रेप के केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। इवन हमारी कंट्री के अंदर रेप को लेकर जो है वो किस प्रकार के कानून जो है वो है, तो इस पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी, काफी सारी पिटीशंस आई हैं जो कि चैलेंज कर रही हैं सेक्शन 375 को आईपीसी के, इंडियन पीनल कोड के, जिसने एग्जेम्प्ट किया हुआ है कि फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद की वाइफ के साथ करता है तो वो रेप नहीं कहलाया जाएगा अगर उसकी वाइफ 15 साल या उससे ऊपर की है। यानी कि एक व्यक्ति की वाइफ अगर 15 साल या उससे ऊपर की है, और एक मैन जो है वो अगर अपनी वाइफ के साथ फोर्सफुल अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करता है, तो उसको रेप के तौर पर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। और यही एक चीज है गाइस जो कि गलत है। ये एक चीज हम लोग को देखने को मिलती है जो कि एक महिला को जो है वो क्या बना देती है कि महिला प्रॉपर्टी है मैन की, तो ये चीज रिफ्लेक्ट करती है। तो उस चीज को बिल्कुल रद्द करना चाहिए, और मैरिटल रेप को से रिलेटेड कानून जो है वो बनाए जाने चाहिए। तो इसको लेकर एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मैंने क्रिएट करी थी, राइट। और बाकी वर्मा कमेटी जो है वो थोड़ी सी आप ध्यान में रखना, वर्मा पैनल, राइट। तो इसने प्रपोजल रखा था कि जो एक्सेप्शन हम लोग को मैरिटल रेप का जो देखने को मिलता है सेक्शन जो 375 आईपीसी का है, तो उसको हटा दिया जाए, राइट। तो यही वाला जिसके बारे में मैंने भी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया, बताया। तो ये बहुत अच्छा एक आर्टिकल था जिस पर हमने डिटेल में जो है वो चर्चा करी थी। काफी कुछ एरियाज को जो है वो हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक के अंदर, राइट। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार का देश के मेंटर प्रोग्राम है। तो देश के मेंटर प्रोग्राम किसका है? दिल्ली सरकार का प्रोग्राम है। अभी एक्चुअली एक कंट्रोवर्सी आई है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने रिकमेंड किया है कि दिल्ली सरकार अभी सस्पेंड कर दे अपने प्रोग्राम को जब तक कि इसके पूरे लूपहोल जो है बच्चों की सेफ्टी से रिलेटेड ठीक नहीं हो जाते। क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें थी कि जिसके कारण बच्चे जो हैं वो काफी सारे क्राइम के शिकार जो है वो बन सकते थे। तो इसको लेकर कुछ चीजें हाईलाइट की थी जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था देश के मेंटर प्रोग्राम के अंदर। दिल्ली का ये प्रोग्राम है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब पोस्टल बैलेट का एक आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। अभी न्यूज आई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलाउ किया जर्नलिस्ट को कि जर्नलिस्ट भी जो है वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट जो है वो डाल सकते हैं। तो आपको पोस्टल बैलेट से रिलेटेड एक अच्छी डिटेल, अच्छा आइडिया जो है वो आपको होना चाहिए कि किन किन को अलाउड होता है कि पोस्टल वोटिंग करना, राइट, पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट देना। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में क्या क्या चीजें मेंशन है, राइट। तो इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अभी एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो अभी एक बहुत मतलब एक इंपॉर्टेंट केस सामने आया था महाराष्ट्र की तरफ से कि 12 महाराष्ट्र के बीजेपी एमएलए को लगभग 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए सस्पेंड करके रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है।
तो एमपी एमएलए के सस्पेंशन से रिलेटेड हमने काफी डिटेल में जो है वो चर्चा करी थी कि रूल्स क्या होते हैं एमपी और एमएलए के सस्पेंशन से रिलेटेड। तो आपको प्रॉपर तरीके से रूल्स जो है वो पता होना चाहिए। आर्टिकल 212 जो है वो क्या कहता है, आर्टिकल 194 194 क्या कहता है, तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 190 के बारे में पता होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सस्पेंशन से रिलेटेड क्या बात करता है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब गाइस नेट जीरो बिल्डिंग क्या होती है, इसका एक आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। ऐसी बिल्डिंग जो बिल्डिंग टोटली पूरी तरह से रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चलती हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, और जो एक्स्ट्रा रेन्यूएबल एनर्जी वो जनरेट करती हो उसको वो ट्रांसफर करते हैं ग्रिड में। तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। सिक्स्थ मास एक्सटेंशन, आज की डेट में छठा मास एक्सटेंशन चल रहा है। बहुत भारी मात्रा में प्रजाति जो है वो लुप्त होती जा रही है, राइट। तो इसको लेकर एक बहुत बढ़िया सा जो है वो आर्टिकल था, राइट, मास एक्सटेंशन को लेकर, राइट। एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि आप देख ही रहेगा इसकी कितनी ज्यादा मात्रा में प्रजाति जो है वो लुप्त होती जा रही है, लगातार उनके नंबर्स कम होते जा रहे हैं, राइट। तो उसको लेकर एक अच्छा टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज की बात करें, हरगोविंद खुराना। तो आपको गोविंद खुराना के बारे में पता होना चाहिए। इनकी अभी रिसेंटली 100th बर्थ एनिवर्सरी थी, दैट्स वाई ये टॉपिक इनका न्यूज में आया था। 9 जनवरी 1922 को इनका जन्म हुआ था। ये बायोकेमिस्ट और केमिकल बायोलॉजिस्ट थे, राइट। तो इनकी क्या रिसर्च थी, क्या इनके कॉन्ट्रीब्यूशन थे, राइट। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से जो है वो पता होनी चाहिए, राइट। कि नाइट ब्लाइंडनेस के पीछे का कारण क्या है, तो रेटिनिटिस पिगमेंटोसा। तो ये चीज पता होनी चाहिए। कभी कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस प्रकार की चीजें प्रीलिम्स में आ जाती हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान में रखिएगा। इनको जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, राइट। और इसके अलावा एल्बर्ट लास्कर बेसिक मेडिकल रिसर्च अवार्ड भी इनको मिला है। नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी इनको जो है वो मिला है, राइट। टोंगा कंट्री के बारे में आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि टोंगा कंट्री जो है वो कहां पर है, राइट। यहां पर क्योंकि अभी वॉल्केनो इरप्शन हुआ है और वॉल्केनो इरप्शन के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यहां पर सुनामी ट्रिगर हुई है। सुनामी की लहरें हम लोग को देखने को मिली है, राइट। अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, समुद्र के नीचे जो है वो वॉल्केनो का विस्फोट हुआ था। और रिंग ऑफ फायर क्या होता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रिंग ऑफ फायर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार बार बार न्यूज में देखने को मिला है। नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन का हम लोग को देखने को मिला था। ईरान के डिप्लोमेट्स बहुत सालों बाद दोबारा से सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो गए हैं। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में क्या इशू था, तो इसकी एक आपको जानकारी होनी चाहिए। और अभी भी क्या इशू है, तो इसका एक आपको एंगल पता होना चाहिए। काफी डिटेल में इस चीज को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। शिया सुन्नी वाले मैटर को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि ये इस प्रकार के जो टॉपिक्स होते हैं, इवन जैसे कि एक पर्सनालिटी है निम्र अल निम्र, राइट। तो ये कौन है, राइट। इनके कारण क्या इश्यूज जो है वो क्रिएट हुए थे सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। क्यों सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो दरार हुई थी उसके बीच में निम्र खड़े हुए हैं, मतलब कि इन्हीं के कारण जो है वो गैप एक बहुत बड़ा अचानक से सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में हमें देखने को मिला। तो ये सब कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में आ सकती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। तो 1969 में ये बनाई गई। 57 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के बाद ये। तो ये सब इस प्रकार की कुछ जानकारी आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किस लिए जानी जाती है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इस चीज को दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जब होती है तो उसके बाद जो भी एजेंडा निकलता है इनका, तो उसको बहुत डिटेल में जो है वो कवर करते हैं, देखते हैं। उसके पीछे की एक बेसिक वजह आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर हर एरिया से लोग आते हैं, प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, पॉलिटिकल सेक्टर से आते हैं, हर एरिया से लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। स्टेक होल्डर्स हर एरिया से होते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर। तो ये फोरम कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो याद रखना, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट। तो इस प्रकार की रिपोर्ट इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 क्या है, राइट। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 क्या है। कर्नाटक सीएम कह रहे हैं कि अब इस पर्टिकुलर कानून को जो है वो मतलब वो करो, मतलब इसके अंदर अमेंडमेंट लेकर आओ, संशोधन करो, क्योंकि ये कानून जो है वो चीजों को रिजॉल्व करने की जगह और टाइम लगा रहा है। क्योंकि आपस में स्टेट्स के बीच में नदी के पानी को लेकर जो विवाद चल रहा है वो काफी सालों से चल रहा है, रिजॉल्व ही नहीं हो रहा। तो इस कानून के अंदर संशोधन लेकर आओ, टाइम बाउंडेशन वाली चीज लेकर आओ, राइट। तो इस कानून के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी होनी चाहिए। आर्टिकल 262 क्या कहता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। पानी के मामले में जो स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं उनके क्या अधिकार हैं, यूनियन गवर्नमेंट के क्या अधिकार हैं, तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, राइट। फिर स्पेस स्टेशन, ये टॉपिक भी लगातार बार बार न्यूज में हम लोग को देखने को मिल ही रहा है लगातार। अभी रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पेस जितेंद्र सिंह जी ने अनाउंसमेंट दी थी पार्लियामेंट में कि इंडिया अपना पहला स्पेस स्टेशन सेटअप करने वाला है 2030 तक, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो सकता है कि 2024 या 2030 में रिटायर हो जाए, राइट। फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बचेगा वो चाइना का बचेगा, तियांगोंग,
राइट, जो कि चाइना लॉन्च करने वाला है, राइट, तियांगोंग स्पेस स्टेशन, राइट, और इंडिया भी प्लान कर रही है स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने की, राइट, 2030 तक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पंडित बिरजू महाराज फेमस कथक डांसर थे, ये अभी नहीं रहे, ये रिसेंटली इनका निधन हुआ है, दैट्स वाई ये टॉपिक इनका न्यूज में था। कथक के बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, कथक। और ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि कालका बिंदा दीन घराना जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो आपको ध्यान में रखना है बिरजू महाराज जी से एसोसिएटेड या कथक से एसोसिएटेड, तो इस प्रकार की चीज आ सकती है, कथक के बारे में पूछा जा सकता है। गुरु रविदास जी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुरु रविदास जी का अभी रिसेंटली पंजाब में विधानसभा चुनाव 20 फरवरी तक स्थगित कर दिए गए हैं, और ये चीज जो है वो दिखाती है, ये चीज हाईलाइट करती है कि रविदासिया कम्युनिटी की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है पंजाब के अंदर, राइट, क्योंकि अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि गुरु रविदास जयंती पर भारी मात्रा में रविदासियास जो हैं, यानी कि गुरु रविदास जी को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज हैं, उन्होंने अपना खुद का एक धर्म जो है वो बना लिया है, रविदासिया धर्म। एक नया रिलीजन 2010 में उत्पन्न हुआ है, इसका ओरिजिन 2010 में हम लोग को देखने को मिलता है। तो भारी मात्रा में पंजाब से लोग जो है वो चले जाते हैं वाराणसी की तरफ, हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। अब इतनी भारी मात्रा में लोग वाराणसी चले जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर वोट जो है वो नहीं हो पाएगा, या पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगी, अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी वोटर्स को, राइट। तो सोच सकते हो आपकी कितनी भारी मात्रा में रविदासियास वहां पर रिसाइड करते हैं पंजाब में, और उनका कितना बड़ा रोल है कि जिसके कारण से इलेक्शंस को जो है वो मतलब आगे बढ़ाने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए जो है वो इन्होंने काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने रिक्वेस्ट करी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब चीजें, तो ये एक मैटर था जो न्यूज में आया था, बट आपको पता होना चाहिए कि गुरु रविदासिया जी से जुड़ी कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स, रविदासिया धर्म के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमृतबाणी, अमृतबाणी किससे एसोसिएटेड है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। पंचवाणी, पंचवाणी क्या है तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें जो है ना वो अक्सर बार बार लगातार आपसे जो है वो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, दोबारा से पूछे जा सकते हैं, और इस प्रकार की अगर कुछ न्यूज आती है तो आपको ये सब पॉइंट्स जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, राइट। अब इसके अलावा ला नीना का इफेक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिल रहा है। तो आप लोग जानते हैं इसके अचानक से बहुत ज्यादा कोल्ड जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम लोग को देखने को मिली। तो कोल्ड वेव क्या होती है इसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। ला नीना, एल नीनो के बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। तो बहुत अच्छे से कि ला नीना क्या है, एल नीनो क्या है, राइट। गाइस नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है गाइस ये जोर लगा रही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और भी ज्यादा सैंक्शंस इंपोज कर दे नॉर्थ कोरिया के ऊपर, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी बहुत सारी मिसाइल्स जो है वो लॉन्च कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, राइट। और ऐसी मिसाइल्स जो है जो कि न्यूक्लियर वेपन वाली हमें देखने को मिल रही है, तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में हम लोग को देखने को मिला था, राइट। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। इंडिया को क्यों मेंबरशिप मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इसके बारे में भी एक आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए, राइट। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है, उसने अभी रिसेंटली अपनी इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करी है, राइट। बाय एनुअल रिपोर्ट होती है, एक साल में 2 बार ये रिपोर्ट आती है, राइट। तो उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करी है। तो इसको लेकर जो है वो टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था। बताया गया कि रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर तो इंक्रीज हुआ ही हुआ है, बल्कि कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है, राइट, यानी कि कोयला जला के जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं उसका शेयर भी इंक्रीज हो गया, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है, कंसर्न वाली बात है। इवन एस्टिमेशन ये भी लगाया जा रहा है कि 3 साल से ज्यादा लग सकता है कि इस शेयर को जो है वो कम करने में, राइट। और रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है, और जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल से जनरेट होने वाली जो एनर्जी है वो कम हो रही है। तो इस लेवल पर आने के लिए अगेन 3 साल से ज्यादा का पीरियड जो है वो लग सकता है। तो ऐसे भी फोरकास्टिंग जो है वो ऑलरेडी हुई है, राइट। और बाकी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या होती है इस पर एक बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा आइडिया आपको जो है वो होना चाहिए, राइट। तो ये एक टॉपिक था। सेडिशन लॉ, बार बार ये टॉपिक लगातार न्यूज में हम लोग को देखने को मिल रहा है, देशद्रोह कानून का टॉपिक, राइट। और देशद्रोह कानून को खत्म करने का आह्वान करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन नरिमन ने देशद्रोह के लिए सरकार के आलोचकों को बुक करने पर चिंता व्यक्त करी है कि जो भी लोग सरकार की आलोचना करते हैं तो उनको जो है वो बंद कर दिया जाता है, राइट। इस पर्टिकुलर सेडिशन कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। तो फिर इसको लेकर ये सेडिशन लॉ न्यूज में था। सेक्शन 124A आईपीसी का जो है उससे एसोसिएटेड ये सेडिशन लॉ है। तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, पूरी चीज डिटेल में पता होनी चाहिए सेडिशन लॉ से रिलेटेड। प्रधानमंत्री गति शक्ति क्या है, एक नेशनल मास्टर प्लान है, इस पर बहुत अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये एक ऐसा प्लान है जो कि हमारी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बहुत बेहतरीन कर देगा और बहुत फास्ट कर देगा एक्चुअली में, जो ऑलरेडी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। तो और इवन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 500 करोड़ या उससे ऊपर के प्रोजेक्ट्स पर ये डील करता है, मतलब कि जितने भी ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे 500 करोड़ या उससे ऊपर के, राइट। तो उन यस एग्जैक्टली कि 500 करोड़ या उससे ऊपर के
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो कवर करेगी प्रधानमंत्री गति शक्ति। तो एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर वेरियस मिनिस्ट्रीज होंगी, जिससे कि प्रोजेक्ट स्टॉल ना हो, प्रोजेक्ट रुके ना। प्रोजेक्ट जैसे कि कई बार होता है ना कि रुक जाता है, कभी कोई किसी प्रोजेक्ट को कोई क्लियरेंस मिला ना मिला उस चक्कर में, तो ये वो सब प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व करेगा। तो ये बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री गति शक्ति, ये जो हमें देखने को मिल रहा है, बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है, राइट। तो याद रखिएगा इस इनिशिएटिव के बारे में। और अभी रिसेंटली इंडिया ने सपोर्ट किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि इजराइल पैलेस्टीन का जो मुद्दा चल रहा है, तो उस पर 2 स्टेट सोल्यूशन पर इंडिया ने अपना समर्थन जो है वो दिया है कि दोनों को ही अलग अलग टेरिटरी दे दो और विवाद को जो है वो खत्म करो। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो लगातार विवाद हमें देखने को मिल रहा है, इसको लेकर रेजोल्यूशन 2334 अडॉप्ट किया गया है, राइट। तो ये एक चीज आपको पता होना चाहिए। बाकी इजराइल और पैलेस्टीन का पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या है, इस पर एक बहुत अच्छी आपको आइडिया होना चाहिए। इजराइल कैसे क्रिएट हुई, इसके बारे में आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए, राइट। और अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है, बाकी लोकेशंस वगैरह, वेस्ट बैंक की लोकेशन क्या है, 6 डे वॉर्स क्या है 1967 का। तो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये अक्सर जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब टॉपिक्स पर थोड़ा सा ध्यान दो आप। इसके अलावा इंडोनेशिया की नई कैपिटल आपको पता है कि ईस्ट कालीमंतन है, बट अभी इसको नाम दिया गया है नुसंतारा। तो इंडोनेशिया की नई कैपिटल कौन सी है, नुसंतारा हम लोग को देखने को मिल रही है। तो आपको बोर्नियो आइलैंड के बारे में भी कुछ फैक्ट पता होना चाहिए। याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड बोर्नियो आइलैंड हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, बोर्नियो आइलैंड, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, और पूरे दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है ये, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा थोड़ी सी, और थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए कैपिटल से रिलेटेड, राइट। इसकी इंडोनेशिया की क्यों इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया, तो इसके बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। अब यमन के अंदर जो क्राइसिस जो चल रहा है उस पर आपको एक अच्छा, मतलब पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि यमन के अंदर क्यों क्राइसिस है, क्या ऐसा हुआ है कि जिसके कारण से यमन के अंदर लगातार क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे हैं। यमन के अंदर जो हाउतीज हैं, हाउती विद्रोही या हूती विद्रोही जिनको हम लोग कहते हैं, उन्होंने क्यों कंट्रोल करके रखा हुआ यमन के ऊपर, क्यों इस यमन के वेरियस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में उन्होंने कर दिया है, राइट। क्यों यहाँ पर अबू धाबी जो हम लोग को, या फिर सऊदी अरेबिया जो हम लोग को देखने को मिल रही है, वो यमन के अगेंस्ट है, राइट। तो ये सब पूरे एरियाज पर आपको एक अच्छी जानकारी जो है वो होनी चाहिए, राइट। कि सऊदी क्यों इन्वॉल्व हो गई है यमन में, क्यों इंटरवीन कर रही है, यमन को क्यों आजाद कराने के लिए यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सब कंट्रीज काम कर रही हैं, राइट। तो ये इसके ऊपर बहुत एक अच्छा आपको आइडिया होना चाहिए यमन के क्राइसिस के ऊपर। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, ये भी टॉपिक लगातार बार बार न्यूज में है और कई बार जो है वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। दल बदल रोधी कानून से रिलेटेड क्वेश्चंस। पिछले हफ्ते बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती जी ने कहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को और कड़क बनाओ और सख्त बनाओ, राइट। क्योंकि काफी सारे पॉलिटिशियंस, मतलब जैसे अभी उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन होने वाला है अगले महीने, तो उससे पहले ही देखने को ये मिल रहा है कि काफी सारे पॉलिटिशियन जो है वो पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज है। तो 10th शेड्यूल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, राइट, ये कब ऐड किया गया और जो किस प्रकार से एमपी एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो इस पर एक अच्छी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। बाकी ईस्टर्न स्वैम्प डियर की अगर हम लोग बात करें, तो लगातार ईस्टर्न स्वैम्प डियर की जो पॉपुलेशन है वो घटती जा रही है, हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था, स्वैम्प डियर का, राइट। अब गाइस, चाइना के आर्टिफिशियल मून के बारे में हम लोग चर्चा करें, तो चाइना ने अपने आर्टिफिशियल मून के बारे में जानकारी दे दी और कह रहा है चाइना कि ऑफिशियली इस मून को जो है वो 2022 के मिड तक या एंड तक जो है वो लॉन्च कर देगा, राइट। मतलब कि जिस प्रकार से मून के अंदर हम लोग को एनवायरमेंट देखने को मिलता है, सेम वैसा ही इसने एनवायरमेंट, आर्टिफिशियल एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया है, राइट। मतलब इवन ग्रेविटी लेवल को भी इसने कम कर दिया है। किसकी मदद से? मैग्नेटिज्म की मदद से। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक लेविएशन क्या होता है, कि किस प्रकार से मैग्नेट की मदद से जो है वो हम देखते हैं कि लोगों को उड़ाया तक जा सकता है या लोगों के वेट को कम किया जा सकता है, मैग्नेट की मदद से उनको अपलिफ्ट किया जा सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो ये क्या होते हैं इसके बारे में एक बहुत अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। एक रिपोर्ट सामने आई है, ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट ने बताया कि बहुत भारी मात्रा में हमें देखने को मिल रहा है कि लोग बाग की डेथ हो रही है। 27 मिलियन लोगों की मौतें हुई हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण 2019 में। जो मौतें पूरी दुनिया भर में एचआईवी, एड्स और मलेरिया के कारण होती है, उससे कई ज्यादा मौतें जो है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण हो रही है। तो क्या होता है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस? तो एक अच्छी जानकारी आपको इस चीज के बारे में पता होनी चाहिए, काफी डिटेल में पूरी जानकारी, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली आप लोगों के लिए, आईएएस कार्डर रूल्स। तो इसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए कि केंद्र सरकार ने प्रपोजल रखा है कि ये अमेंड करेंगे, संशोधन करेंगे आईएएस कार्डर रूल्स के अंदर, क्योंकि ये और भी ज्यादा अपना कंट्रोल चाहते हैं कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर या फॉरेस्ट सर्विसेज के जो ऑफिसर हम लोग को जो देखने को मिलते हैं, अगर इन्हें वहां से निकाल कर, यानी कि मतलब अपनी स्टेट कार्डर से निकाल कर अगर इनको सेंट्रल लेवल पर या सेंट्रल पोस्ट पर अगर इनको अपॉइंट करना है, तो वो आसानी से कर सकें।
तो आईएएस ऑफिशियल या ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिशियल्स के ऊपर अपनी कमांड जो है वो स्टैब्लिश करने के पर्पस के लिए ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि अमेंडमेंट जो है वो प्रपोजल किया है, राइट। उस पर बहुत डिटेल में हमने चर्चा करी थी। इसके अलावा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, तो इस पर्टिकुलर कंपनी का काम क्या है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको डेवलप करने का ये काम करती है। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दिया है कि 1500 करोड़ रुपए जो है वो लगाए जाएंगे इस कंपनी में, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी की एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए आपको। डार्क मैटर क्या होता है, डार्क एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको कि क्या है ये डार्क एनर्जी, क्या है ये डार्क मैटर, राइट। कभी कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डायरेक्टली इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जा सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि अभी हुआ ये है कि अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है, तो उसकी प्रायोरिटी टारगेट्स के अंदर हम लोग को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने जैसे टारगेट्स भी शामिल हैं। कि जैसे होता है ना कि कोई एक मिशन है, तो उसके मिशन के क्या क्या टारगेट्स है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो डार्क एनर्जी डार्क मैटर को समझना भी इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। जेनो N1T एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है, या जेनोन 1T एक्सपेरिमेंट क्या है, तो इसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी किसकी थ्योरी है, क्या कहती है ये थ्योरी, तो उस पर आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा आर्टिमिस प्रोग्राम, आर्टिमिस कार्यक्रम किसका है, नासा का है। और ये प्रोग्राम जो है वो किस पर्पस के लिए जो है वो नासा जो है वो तैयार कर रहा है, राइट। तो मून पे नेक्स्ट ह्यूमन को जो है वो भेजेगा नासा, राइट। तो उसको लेकर ये आर्टिमिस प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है। और आर्टिमिस प्रोग्राम के अंदर एक नासा का गेटवे लूनार ऑर्बिट आउटपोस्ट भी है। तो ये नासा का गेटवे क्या है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि नासा अगर मून पर अगर मिशन को भेज रहा है, यानी कि लोगों को भेजेगा और अगली महिला को भेजेगा मून पर, तो वो पूरा मिशन जो है वो किस प्रकार से होने वाला है, कि मतलब कि क्या ऐसा होगा, मतलब कैसे वो यात्रा पूरी करेंगे, कितने फेजेस में यात्रा होगी, तो ये पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत अच्छे से मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा गाइस आप लोग जानते हैं कि स्पेस में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है डेब्रिस की, मलबे की, जंग की। आप जानते हैं कि स्पेस के अंदर इतनी सारी सैटेलाइट्स हैं, और जो सैटेलाइट्स खराब हो गई हैं वो एक प्रकार से स्पेस का जंग है, कचरा है। और कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि सैटेलाइट्स टूट जाती हैं, तो ये उसके पार्ट्स जो है वो घूमते रहते हैं स्पेस में, राइट। जो कि काफी खतरनाक है कि ऐसे ऐसे जो पार्ट्स हैं, जो डैमेज पार्ट है, टूटे हुए पार्ट्स हैं, वो किसी मतलब सही सैटेलाइट में, लाइव सैटेलाइट में, ठीक ठाक सैटेलाइट में अगर टकरा जाएंगे तो वो ठीक ठाक सैटेलाइट को खराब कर सकते हैं। और अभी हुआ ये था कि रशिया ने अपनी खुद ही की एक पुरानी सैटेलाइट को जो है वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट के माध्यम से ब्लास्ट कर दिया, जिसको लेकर इंटरनेशनल जो कम्युनिटी जो है वो गुस्से में आ गई कि यार ये कंट्री जो है वो कर क्या रही है, कि इस प्रकार से अगर आप एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट अगर कंडक्ट करोगे, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स वगैरह को छोड़ोगे, और इस प्रकार से अगर सैटेलाइट ब्लास्ट होगी और फिर उसका जो कचरा होगा वो लगातार स्पेस में घूमता रहेगा, तो वो बहुत खतरनाक होगा। तो आप कचरे को साफ करने की जगह और कचरा कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है। तो इसको लेकर रशिया के ऊपर जो है वो काफी हम लोग को देखने को मिला कि गुस्सा हुई है इंटरनेशनल कम्युनिटीज वगैरह। तो आपको स्पेस डेब्रिस क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। स्पेस में कितना ज्यादा मलबा है ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी टेक्नोलॉजीज हम लोग को देखने को मिल रही हैं जो कि स्पेस के अंदर इस मलबे को साफ करने से रिलेटेड है, राइट। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेत्र के बारे में पता होना चाहिए आपको। डी ऑर्बिट मिशन क्या होता है, रिमूव डेब्रिस क्या होता है, राइट। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो राइट, तो ये सब चीजें हैं। और इंडिया की एंटी सैटेलाइट मिसाइल मिशन शक्ति, तो इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। विकास इंजन, तो इसरो जो है उसने विकास इंजन को तैयार कर दिया है। विकास इंजन किस चीज के लिए बनाया गया है, तो हमारा जो अगला जो मिशन होगा, मतलब स्पेस में अगला क्या, पहला मिशन स्पेस में ह्यूमन को भेजने का, राइट, इंडियन जमीन से, इंडियन लैंड से, तो वो मिशन गगनयान होने वाला है। तो मिशन गगनयान में इस विकास इंजन का उपयोग किया जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। तो इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है, तो दैट्स वाई ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था। और इसी के साथ गाइस हमारा ये पूरा सेशन जो है वो फिनिश होता है। मैंने आप लोग को 18th से लेकर 24th तक के जितने भी करंट अफेयर्स की न्यूज आई थी वो पूरा का पूरा आपको बताया है। और मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसकी अगर डिटेल में अगर आपको न्यूज चाहिए तो आपको करना क्या है। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।